क्या आप भी देने वाले हैं पेट का एग्जाम? तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आज बायोलॉजी की मैराथन। तो स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चली रही होगी। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी के मैराथन पर डिस्कशन करेंगे। एक क्विक रिवीजन क्लास है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सिंपल है, बायोलॉजी का मतलब क्या है? तो एज वी ऑल नो, जो बायोलॉजी है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ऑरिजिन के बारे में, इवोल्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बायोलॉजी क्या है? दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है जी। बायोलॉजी क्या है? यानी कि जीव विज्ञान, जीवन का क्या है? विज्ञान है। अब क्वेश्चन आता है, यहां से आपको देखने को मिल सकता है, जैसे टर्म बायोलॉजी कहां से आया? ग्रीक वर्ड से आया। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अध्ययन। ठीक है कि बायोस का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, और जीवन का अध्ययन उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये तो थी बेसिक बात। अब फादर ऑफ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल थे, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं। इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था अलग अलग ग्रुप्स में, और उनके बायोलॉजिकल फिनोमिना को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक है जी। अब कुछ मेजर ब्रांचेस हैं, या आप जानते ही होंगे, जैसे बॉटनी जिसमें हम पौधों की स्टडी करते हैं, यानी कि प्लांट की स्टडी करते हैं। जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी जिसमें हम रिलेशनशिप समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। जेनेटिक्स जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम बायोलॉजी की एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी क्या है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं? वो सब हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। आफ्टर दैट ये अभी हमने देख लिया कि बॉटनी पौधों का अध्ययन, जूलॉजी जानवरों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, विषाणु, फूफन का अध्ययन क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान उसे हम कहते हैं। इकोलॉजी तो जीवों और पर्यावरण के बीच में जो क्या संबंध है, उस अध्ययन, उसका अध्ययन क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ये भी हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल। एज वी ऑल नो, जो सेल है ये क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सब कोशिका से मिलके बने हैं, शेल से मिलके बने हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक या उससे ज्यादा सेल से मिलके बने हैं। जो एक सेल से मिलके बना है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो मोर देन वन सेल से मिलके बना है उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो सेल क्या है? सेल है कोशिका क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल या फिर अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करने में सक्षम सबसे छोटी इकाई है। जो सेल है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उन्हें सब कौन करा रहा है? वो सब किसके वजह से हो रहा है? परफॉर्म किसके वजह से हो रहा है? सेल की वजह से हो रहे हैं। ठीक है जी। यानी कि ये जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं, यानी कि जो भी लाइफ प्रोसेस है करने में सबसे सक्षम छोटी इकाई है। अब बात करते हैं सेल से क्वेश्चन क्या बनता है। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से ईयर में की थी? सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से ईयर में की थी? तो उन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो उन्होंने 1665 में की थी। क्लियर है इतनी बात? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी व्हाइल ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। इवन खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क की पतली परत देखकर कोशिका की
खोज की? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से ईयर में की थी? 1665 में की थी। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? तो वो किया था एंटन वेन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। किसने देखा लिविंग सेल को? वो देखा एंटन वेन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसे? लिविंग सेल को। अब बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सिचलेडन सचमॉन ने सेल थ्योरी दी थी। अब क्या थी? लेट्स सी। तो जो दी थी वो किसने दी थी? सिचलेडन और सचमॉन ने दी थी। मॉडिफाई किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है कि मॉडिफाई किसने की थी? तो मॉडिफाई की थी रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि हर एक सेल जो है वो कहां से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है। किससे होती है? जो पुरानी शेल्स होती हैं उनसे क्या होती हैं? आती हैं। ठीक है जी, पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है। अब सेल थ्योरी क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सब सेल से मिलके बने हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। और जो नई सेल्स बनती हैं वो किससे बनती हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। सेल थ्योरी किसने दी थी? सिचलेडन और सचमॉन ने। और इसे मॉडिफाई किसने किया था? तो वो किया था रुडोल्फ विर्चो ने। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं ये सिंपल होती है, यानी कि सरल होती है। प्रिमिटिव सेल होती है, यानी कि आदम कोशिकाएं होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। आफ्टर दैट इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि इनमें सच्चा नाभिक नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। सेल ऑर्गेनल एब्सेंट्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है जी, इसमें जो है वो सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग जो है वो नहीं होते हैं, और केवल क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो एडवांस सेल होती है, यानी कि विकसित कोशिकाएं होती हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई यानी कि पौधे, जंतु या फिर फफूंद। ट्रू न्यूक्लियस उसमें होता है किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि इनमें झिल्ली युक्त सच्चा नाभिक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और ट्रू न्यूक्लियस भी होता है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की। यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि किससे मिलके बनी हुई होती है? तो वो किससे मिलके बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन से। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? तो वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है जी, फ्लूइड प्लाज्मा झिल्ली जो किससे मिलके बनी हुई होती है? जो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? ये पूछा जा सकता है, तो वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि किसकी तरह काम करता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। अब न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है? सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जो क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और न्यूक्लियोलस, जहां पर राइबोसोम का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। अब आता है थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है, जिसे हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसे हम एटीपी प्रोडक्शन के साइट भी कहते हैं। और इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इस वजह से हम इसे सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं। अब आता है क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ प्लांट में होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। और ये कैसा है? ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस है, इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो कि
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है? 70s, और यूकैरियोटिक में 80s। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कौन सा राइबोसोम होता है? उसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80s। ठीक है, इसमें जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? वो होता है 80s। ठीक है, अभी हमने ये सेल ऑर्गेनल देखे। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद सेकंड आता है गोल्जी अपैरेटस, जिसे हम गोल्जी निकाय कहते हैं। ये क्या करता है? ये पैकेजिंग का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। इनडायरेक्ट लाइन से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, कि ये पूछ लिया जाएगा कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जहां पर ऑर्गेनल क्या करते हैं? फ्लूट करते हैं, फ्लॉट करते हैं। सेंट्रियोल जो सिर्फ एनिमल्स में होता है, और अभी हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट में होता है। तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में होता है और जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब आते हैं सेल ऑर्गेनल। अब इन्हें हम एक एक वन वर्ड में देखेंगे। सिंपल। न्यूक्लियस जो कंट्रोल सेंटर है, जो क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट में, जो क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछ लिया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। गोल्जी अपैरेटस का क्या काम होता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग का, सिक्रेशन का। ये किसका काम है? गोल्जी अपैरेटस का। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है जी। और वैक्यूल क्या करता है? वाटर और फूड को स्टोर करता है, और जो प्लांट में कैसा होता है? लार्ज होता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट अब इनमें प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? एक कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा सेल वॉल क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट है या नहीं है? तो सिंपल है कि एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो नहीं होती है, सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। अभी हमने देखा था कि जो एनिमल सेल है उस एनिमल्स में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। ठीक है जी। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, सेल में नहीं। तो अब वैक्यूल जो है वो प्लांट में कैसा होता है? लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, और एनिमल सेल में स्मॉल और एब्सेंट होता है। इसकी जो शेप होती है फिक्स और रेक्टेंगुलर होती है, और उसकी इरेगुलर होती है, राउंड और ओवल। तो ये था डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेसिकली? तो टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो एक साथ वर्क करती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। तो उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर एक विशेष कार्य करता है। और जैसे मसल्स, जो मस्कुलर टिश्यू कह दो या फिर मसल्स टिश्यू कह दो, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कि जो मसल है वो किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में, और जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू, यानी कि पादप उत्तक, और दूसरा होता है आपका पशु उत्तक। राइट सी। प्लांट टिश्यू के फर्दर दो मेन टाइप होते हैं। तो जो सबसे पहला जो टाइप है आपका वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये किससे मिलके बनता है? मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जो प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो सेल्स होती है वो स्मॉल होती है, थिन वॉल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बड़ा होता है और कोई वैक्यूल नहीं होता। अब इसके भी फर्दर टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है,
इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम एट रूट एंड शूट टिप्स, और ये क्या कॉज करता है, लेंथ ग्रोथ को कॉज करता है। इंटरकैलरी एट इंटरनोड, ये लेंथ नोड्स के बीच में लेंथ को बढ़ा देता है। लेटरल मेरिस्टम, ये थिकनेस क्या करता है, कोज करता है। उसके बाद दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किससे फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये फॉर्म होता है किससे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू से। एंड सेल्स लूज पावर ऑफ डिवीजन। तो ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ये पूछ लिया जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो सिर्फ किससे मिलके बने हैं, एक टाइप के सेल से मिलके बने हैं। ये अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो पैरेन्काइमा थिन वॉल, फूड को क्या फंक्शन पता होना चाहिए, यह करता है स्टोरेज ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। वहीं बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, इसकी थिक वॉल होती है, डेड सेल, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये किससे मिलके बना है, वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। जाइलम जो है वाटर्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वेसल, ट्रैकेट, जाइलम, पैरेन्काइमा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जाइलम है उसका फंक्शन क्या है, तो वो वाटर्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आफ्टर दैट एनिमल टिश्यू, जिसे हम पशु उत्तक कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, जो फॉर्म क्या करता है, कवरिंग और लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। तो इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल, एग्जाम्पल स्किन। क्यूबॉइडल, इनके आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इसकी शेप कैसी होती है, क्यूब शेप होती है। ग्लैंड्स, क्लोमिनर एपिथेलियम, टॉल सेल्स, इंटेस्टाइन, सिलिएटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये किस में रहता है, इसका सिक्रेशन। ठीक है। बाकी आपका जो पूछा जाएगा वो ये और इसमें दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करता है एंड सपोर्ट बॉडी पार्ट। तो ब्लड कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन कैसा है, जो कि क्या करता है, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे नोज, ईयर। लिगामेंट यानी कि बोन टू बोन अटैचमेंट। टेंडन, मसल से बोन का कनेक्ट होना। एरोलर टिश्यू, फिल स्पेस, पैकेजिंग मटेरियल। और एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, फैट स्टोरेज और इंसुलेशन। ये किसका फंक्शन है, एडिपोज टिश्यू का। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है मस्कुलर टिश्यू। तीन टाइप का होता है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, कार्डिक। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें स्ट्रिएटेड, वॉलेंट्री है, ये सब पूछा जाता है। तो जो स्ट्रिएटेड होता है वो वॉलेंट्री, स्केलेटन मसल्स। अनस्ट्रिएटेड में आते हैं इनवॉलेंट्री, इंटेस्टाइन, स्टमक। और कार्डिक में हार्ट मसल्स, इनवॉलेंट्री और राइथमिक। उसके बाद नर्वस टिश्यू, जो किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है, जिसका फंक्शन क्या होता है, मैसेज को ट्रांसमिट करना, इसका फंक्शन होता है। और इसके जो न्यूरॉन के पार्ट हैं वो क्या क्या होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, ये किसके पार्ट है, न्यूरॉन के पार्ट हैं। तो सिंपल है, प्लांट मेरिस्टमेटिक प्लस परमानेंट, एनिमल एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ये हमने चारों टाइप देख लिए। आफ्टर दैट बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फादर कौन थे जेनेटिक्स के, क्वेश्चन आ जाता है, तो जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 टू 1884, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जिन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हम कहते हैं पाइजम सैटिवा। ठीक है जी। जीन क्या होता है, एक यूनिट है हेरिडिटी की, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ठीक है जी। जीन वशानुगति की मूल इकाई है जो गुणों को नियंत्रित करती है, जो किसे यूनिट है, किसकी, हेरिडिटी की, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। एलील क्या होते हैं, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ। आफ्टर दैट जीनोटाइप, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का। और फिनोटाइप यानी कि जो हमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जैसे अपीयरेंस, ये क्या होता है, फिनोटाइप। ठीक है जी। आफ्टर दैट होमोजाइगस, जिसमें दोनों एलील क्या हो, सेम हो, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस, जिसमें एलील क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है जी। डोमिनेंट
जीन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और रिसेसिव जीन जो एक्सप्रेस ओनली इन कंडीशन में एक्सप्रेस है होमोजाइगस में, और जो डोमिनेंट जीन है वो किस में है, डोमिनेंट जो है वो हेट्रोजाइगस में है और रिसेसिव जो है वो है होमोजाइगस में। अब लॉस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एक एलील डोमिनेंट होती है ओवर द अदर, ठीक है जी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो एलील ऑफ अ पेयर सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो जैसे ये था टी टी, तो ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफरेंट ट्रेट असोर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जिसका रेशियो क्या आता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया जाता है, तो 9:3:3:1, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक ट्रेट इन्वॉल्व होता है, जिसका फिनोटिपिक रेशियो ये पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस इसमें दो ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मॉडर्न जेनेटिक्स में कुछ चीजें आती हैं जैसे म्यूटेशन, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज होना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। आफ्टर दैट डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है किस में, सम वायरस में, जो किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर जो जीन्स को कैरी करते हैं, और ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, यानी कि कितने पेयर हैं, 23 पेयर हैं। तो मेल के पास कौन से होते हैं, XY, और फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देख लेते हैं, जैसे मेंडल्स ने 1866 में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। सुतन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज दिया था किसका, डीएनए का। ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। एवरी मैक्लियोड एम कार्टी ने कहा था 1944 में जो डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, और हर्शे एंड चेज ने 1952 में कि डीएनए क्या है, इज जेनेटिक मटेरियल, और प्रूव किया था किसके साथ, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है जी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859, लैमार्क ने क्या दिया था, थ्योरी दी थी किसकी, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। विजमैन ने ओनली जर्म सेल कैरी हेरिडिटी। होमोलोगस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉगस को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फर्स्ट मैन लाइक बीइंग दैट इज ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, और प्रेजेंट मैन जो है वो है होमो सेपियंस, ठीक है जी। आफ्टर दैट बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जहां से क्वेश्चन आता है तो सारे एक बार सिस्टम थ्रू देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो किस में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर वंस बाय सिंपलर एब्जॉर्बेबल फोर्स, ठीक है जी। यानी कि यह तंत्र भोजन को छोटे छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स को किस में करता है, सिंपल में। अब पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। जो माउथ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। क्या क्या, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ किस में हेल्प करता है, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि चेविंग, और ग्राइंडिंग में क्या कौन हेल्प करता है, दांत हेल्प करते हैं, टीथ हेल्प करते हैं। सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो क्या कंटेन करता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, बहुत बार पूछा जाता है, तो सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है जी। जो सलाइवा है कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो किससे डाइजेस्ट करते हैं, तो स्टार्च इनटू माल्टोस, ठीक है जी। तो लार में लार एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, ठीक है जी। आफ्टर दैट दूसरा आता है ईसोफेगस एंड फेरियनिक्स। फेरियनिक्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है टू स्टमक, किसके थ्रू, पेरिस्टलेसिस के थ्रू। ये क्या होता है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। आफ्टर दैट थर्ड आता है स्टमक। कैसा होता है, मस्कुलर सैग लाइक ऑर्गन। ये क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन।
ठीक है जी। अब फंक्शन क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसमें, पेप्टोन्स में। क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है, तोड़ता है। रेनिन इन्फेंट्स ये क्या करता है, दूध के प्रोटीन केसिन को पचाता है, यानी कि ये हेल्प करता है डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैसन। तो ये तीनों के फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट, यानी कि अबाउट 6 मीटर। ठीक है, ये किस में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में, डेड्यूनम, जेजुनम, इलम। किस में, डेड्यूनम, जेजुनम और इलम में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये क्या करता है, बाइल जूस रिसीव करता है, कहां से, लीवर से। पैनक्रियाटिक जूस कहां से करता है, पैनक्रियास से। और इंटेस्टाइनल जूस। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। कौन डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम जो क्या करते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ये कितनी होती है, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि वाटर, मिनरल और कुछ विटामिन का क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और यहाँ मल का निर्माण और संग्रहण होता है। आफ्टर दैट रेक्टम एंड एनस, रेक्टम जो है फेसेस को स्टोर करता है और एनस एक्सपेल करता है वेस्ट को, जिसे हम इजेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो फूड है कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम कौन सा, एमाइलेज, और एंड प्रोडक्ट क्या आता है, ग्लूकोज। प्रोटीन, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीनो एसिड। फैट, एंजाइम में लाइपेज, बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब जो आता है सेकंड, वो आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो किस में हेल्प करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक जो है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन का यूज करता है और जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे एग्जांपल ह्यूमन और मोस्ट एनिमल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो किसके एब्सेंस में हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के है, तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट। ये सब किसके एग्जांपल हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स हैं, जैसे नोज, नोज के थ्रू एज वी ऑल नो एयर एंटर करती है, फिल्टर्ड होती है हेयर्स के थ्रू एंड मोशन होती है। फेरियानिक्स ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, एयर और फूड के लिए। लैरियनिक्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ट्रैकिया, वाइन पाइप जिसकी शेप कैसी होती है, शी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ब्रोंचाई, 2 ब्रांचेस फ्रॉम ट्रैकिया टू ईच लंग। आफ्टर दैट लंग्स, ये मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, जो एल्वियोलाई कंटेन करता है। सो एल्वियोलाई टाइनी एयर सैक वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो दैट इज 2 स्टेप है इसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब श्वास लेना और एक्सहेलेशन श्वास छोड़ना। तो जब इनहेलेशन होता है, जो डायफ्रैगम है वो कंट्रैक्ट होता है और मूव डाउन होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और एयर रिच इन ऑक्सीजन एंटर कहां करती है, लंग्स में। एक्सहेलेशन के केस में डायफ्रैगम जो है वो रिलैक्स होता है, मूव अप होता है, चेस्ट कैविटी रिड्यूस होती है, कम होती है, और एयर रिच किस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि बाहर निकल रही होती है। गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, जो O2 है वो इनहेल होती है, एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज इनटू एल्वियोलाई। और हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथ, वाइटल कैपेसिटी, तो मैक्सिमम एयर एक्सेल आफ्टर डीप इनहेलेशन, और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो एयर बच जाती है लंग्स में आफ्टर फुल एक्सहेलेशन। कुछ डिसीज होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे अस्थमा, जब एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं तो ब्रीथिंग में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है।
ब्रोंचाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, ब्रोंचाई में क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, निमोनिया, एल्वेओलाई में इन्फेक्शन होना, ट्यूबरक्लोसिस जो किसके वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये किसके थ्रू होता है, बॉडी के थ्रू होता है, जो इंश्योर करता है कि हर एक सेल को प्रॉपर नरिशमेंट और ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं। मेन कंपोनेंट क्या है, हार्ट है, जिसका ऑर्गन कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, और जिसका साइज कितना होता है, मुट्ठी के जितना होता है, जो लोकेटेड कहाँ करता है, थोरेसिक कैविटी, लंग्स के बीच में। किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी से। राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग्स से। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टू होल बॉडी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि मोस्टली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी। वेन्स क्या कैरी करती है, ब्लड को कैरी करती है टूवर्ड द हार्ट, ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कैपिलरीज बहुत थिन वेसल्स होती हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का और वेस्ट अगर। ठीक है जी। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड प्लांट है जो लिक्विड पार्ट है जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मोन वेस्ट को। रेड ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और प्लेटलेट्स जो हेल्प करती हैं, वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट टू लंग्स, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ये होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, बॉडी टिश्यू, और कहा जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को टू बॉडी सेल। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन का कैसा होता है, ये पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन लंग्स के थ्रू होता है और दूसरा पूरी बॉडी में होता है, एंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन हार्ट जो बीट करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट एवरेज जो है। कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ब्लड प्रेशर 120/80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक यानी कि ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट जिसे कहते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्वेश्चन TSSB में भी पूछा गया यहाँ से। ये क्या करता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को रिमूवल करना, एंड एक्सेस वाटर और सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी उसे भी निकालना। ह्यूमंस में किडनी जो है वो क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसे लंग्स, स्किन, लीवर, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, स्किन स्वेट को, और लीवर बाइल पिगमेंट को। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी कैसी शेप होती है, बीन शेप ऑर्गन है, कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमेन में। यूरेटर, टू थिन मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो यूरिन कैरी करती है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सेक है जो यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये ध्यान रखना कि जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट होता है मेड्यूला, और जो फंक्शनल यूनिट होती है, ये पूछा जाता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, तो दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि हर एक किडनी की एज कितने मिलियन नेफ्रॉन है, हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बाउमेन कॉप्सूल, इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो कप शेप होती है, एनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड को क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। PCT दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्प्शन करता है, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को। लूप ऑफ हेनल, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ आयन, और कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या करता है, फाइनल कलेक्शन करता है किसका, यूरिन का। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स जैसे एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को। स्किन जो है स्वेट एक्सक्रीट करते हैं, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, और लीवर जो है बाइल पिगमेंट को एक्सक्रीट करता है जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डेन। ठीक है। अब डिसऑर्डर क्या क्या है, किडनी स्टोन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट,
यूरेमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। डायलाइसिस, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट जब किडनी फेल हो जाती है। और किडनी ट्रांसप्लांट, ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है इन सिवियर किडनी फेलर। अब आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये किस में हेल्प करता है? सेंसेस चेंज, प्रोसेस इंफॉर्मेशन और क्विकली रिस्पॉन्ड करने में नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। ये वर्क करता है द एंडोक्राइन सिस्टम टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, यानी कि किसके साथ काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ काम करता है, जिससे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब कुछ पार्ट हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये क्या करता है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर इंस्ट्रक्शन भेजता है टू बॉडी पार्ट। ठीक है जी, सीएनएस का क्या काम है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना सेंस ऑर्गन से, फिर उसे प्रोसेस करना और प्रोसेस के बाद इंस्ट्रक्शंस भेजना बॉडी पार्ट्स को। ठीक है जी, तो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, जिसमें आता है इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस, वॉलंटरी एक्शन। थैलेमस रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन, और हाइपोथैलेमस जो भूख को, ठीक है, थ्रस्ट को, टेम्परेचर, इमोशंस, हार्मोन्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो रिफ्लेक्सेस रिलेटेड होता है विजन, देखने और सुनने से, उन्हें मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और हिंड ब्रेन यानी कि सेरिबेलम, ये पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, इन सबको बैलेंस करता है। पोन्स, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है। मेड्यूला, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, स्वेलिंग हो गया, इसे कौन करता है? ये करता है मेड्यूला ऑब्लंगा। ठीक है, तो दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किससे कनेक्ट होता है? सीएनएस से विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। 2 प्रकार का होता है, क्रेनियल नर्व्स, कहां से? ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कोड से। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थर्ड होता है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ग्लैंड सिक्रेशन हो गया, इनको क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है। 2 डिवीजन होते हैं, सिंपैथिक सिस्टम, पैरासिम्पैथिक। तो सिंपैथिक सिस्टम जो है ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर फाइट और फ्लाइट पे। पैरासिम्पैथिक सिस्टम ये ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं। साइटोन, सेल बॉडी, ये न्यूरॉन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एक्सोन जो है वो मैसेज सेंड करते हैं। स्नाइपेज जो है ये जंक्शन होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिससे बहुत सारे फंक्शंस जो है बॉडी के वो रेगुलेट होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर हमारा मूड हो गया। तो कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कहाँ होती है? बेस ऑफ द ब्रेन, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। कौन कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पता होने चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? तो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एडीएच, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन, ये सब क्या करती है? सिक्रेट करती है। क्या फंक्शन होता है? ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा आता है थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ लोकेटेड होती है? नेक पर, जो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन, T4 और T3 ट्राईआइडोथायरोन और कैल्सिटोनिन, ये कौन सिक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड, जिसका फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और कैल्शियम रेगुलेशन। डिसऑर्डर, क्या क्या कमी, क्या क्या होता है? थायराइड गोइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है जी, उसके बाद आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये कहाँ लोकेटेड होती है? बिहाइंड थायराइड। कौन कौन से हार्मोन? पैराथॉर्मोन। फंक्शन क्या करता है? ये कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन को बैलेंस करता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ लोकेशन होता है? लोकेटेड कहाँ है? ऑन किडनी। ये कौन कौन से हार्मोन यानी कि एड्रेनल यानी कि एपिनेफ्राइन, नोरएड्रेनल, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, इसका फंक्शन क्या है? कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और वाटर सॉल्ट को बैलेंस करता है। पेनक्रियास, जिसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जो कि एक एंडोक्राइन प्लांट है, यानी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगन, जिसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, और जिसका डिसऑर्डर है डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। गोनाड, जिसे सेक्स ग्लैंड कहते हैं। टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन मेल में, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओवरीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसमें? फीमेल में। पाइनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है?
मेलेटोनिन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर स्लीप वेक साइकिल कहते हैं। थाइमस हार्मोन, थाइमोसिन, और किसमें डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, टी सेल्स इन चिल्ड्रन। और लास्ट आता है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो है शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। इट कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज और जॉइंट्स, ठीक है जी। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सपोर्ट, ये बेसिकली हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जो प्रोटेक्शन है, ये डेलिकेट ऑर्गन जैसे ब्रेन हो गया, स्कल, हार्ट, इन सबको, जैसे ब्रेन को स्कल, हार्ट, लंग्स, रिबकेज, बेसिकली ये नाजुक अंगों को क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है। मूवमेंट, जो बोन्स विद मसल, जो किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में। ब्लड सेल का फॉर्मेशन की बोन मैरो क्या बनाते हैं? मेक्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और मिनरल स्टोरेज, ये क्या करता है? कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम को स्टोर करता है। तो लॉन्ग बोन कौन सी है? फीमर और ह्यूमरस पूछा जाता है। शॉर्ट बोन कौन सी है? कार्पल्स और टार्सल्स। फ्लैट बोन कौन सी है? स्कल और रिब्स। इरेगुलर कौन सी है? वर्टिब्रे। और सिस्मा बोन कौन सी है? प्लेटेला। ठीक है जी। डिवीजन जो होता है वो होता है एक्सियल स्केलेटन, यानी कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिमकेज, कितनी बोन होती है? 80। एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें लिम्स और गिर्डल्स, 126 बोन्स। टोटल कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है अडल्ट ह्यूमन बॉडी में। जॉइंट्स जो है पॉइंट होता है ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन दो बोन्स के बीच में। फिक्स जॉइंट स्कल, स्लाइटली मूवेबल वर्टिब्रे, और फ्रीली मूवेबल दैट इज नी और शोल्डर, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मल्टी सेलुलर, जो किससे मिलके बने होते हैं? बहुत सारी सेल से। यूकेरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। हेट्रोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है मोस्टली सेक्सुअल। तो ये थी एक बायो की समरी जो आपके एग्जाम के लिए थी। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लासेस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।